आगे का। हाँ, अभी हमारे साथ आज अध्यात्म प्रकाश जी है, परंतु पहले रंजना बेन थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। रंजना बेन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अवाज संभळाय छे ने बराबर? हाँ हाँ हाँ, तो आदरणीय अध्यात्म प्रकाश जी का हमारी मोना की सभा में स्वागत है। और मोना की सभा उनसे अवगति है। वो जो हमने पहले भी उनका भेजा था, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, वो प्रोजेक्ट के बाबत में पहले भी लेटर भेजा गया था। तो he is dedicated for that project, and it is divided in several milestones. तो अभी उनका कार्य वो एजुकेशन में किस तरह मॉडर्नाइजेशन आए और किस तरह डिलीवरी किया जाए, ताकि जो सुनते हैं उनमें वो रिटेन रहता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है। मैं उसके बारे में ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगी, लेकिन पहले भी आप सब लोगों ने ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था, तो उसके बदल आप सबका आभार है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके मैं आदरणीय अध्यात्म जी का स्वागत करती हूँ। अध्यात्म जी, आ जाइए। अध्यात्म प्रकाश जी, आपका हमारी सभा में स्वागत है। तो आप शुरू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और एक बात करना, आपकी मम्मी को मैं ये वीक पता नहीं इतनी बार मैंने याद किया है, तो उनको बोलना कि मेरा नाम भानु है, मैं उनको टोरंटो से, वो मुझे जानती है, तो उनको बोलना कि खास जय जिनेन्द्र उनसे बोलना हमारे और से। मैं बोलता हूँ। हाँ, शुरू करूँ? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज का हमारा सब्जेक्ट है जैन धर्म का प्रचार प्रसार आधुनिक पद्धति से कैसे किया जाए। मैं थोड़ा प्रश्न करूंगा, तो आप लोग मतलब सब म्यूट पर हैं या कोई जवाब देने की पोजीशन में रहेगा? हाँ, रंजना बेन तुम्हारे हाँ, सब म्यूट कर कोई भी कर सकते हैं, मगर रंजना बेन हाँ, आई विल बी अवेलेबल। तो मैं प्रश्न से ही शुरू कर रहा हूँ अपनी बात। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सभी स्वाध्यायी लोगों की सभा है, सब अच्छा स्वाध्याय काफी करते हैं और अभी भी सुबह 4 घंटे या 3 घंटे स्वाध्याय करके हम लोग आगे बढ़े हैं। कि आप में से कोई भी बता सकता है कि जैन दर्शन का ऐसा कोई सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर पूरा मोक्ष मार्ग टिका हुआ है, जिसके लिए हम पूरी इतनी एफर्ट कर रहे हैं? एक तो क्रमबद्ध का स्वाध्याय है, क्रमबद्ध का है सिद्धांत, और द्रव्य की स्वतंत्रता, हर द्रव्य की भेद विज्ञान और द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की स्वतंत्रता किसने बोला? हाँ, मैंने कहा, रंजन बहन ने बोला ना। बहुत अच्छा। क्रमबद्ध पर्याय भी है, द्रव्य गुण पर्याय भी है। जवाब किसी के भी गलत नहीं है, लेकिन वस्तु स्वतंत्र है। जैसे द्रव्य की स्वतंत्रता बोला है श्री रंजन बहन ने, एक ही बात है। तो जो वस्तु स्वतंत्र है, ये ऐसा सिद्धांत है जिसके नाम से पूरे दुनिया भर में जैन धर्म को जाना जाता है। वस्तु स्वतंत्र ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर जैन दर्शन के बाकी सारे के सारे सिद्धांत टिके हुए हैं। अभी मैं सिद्ध करता हूं आपको इस चीज को कि कैसे टिके हुए हैं। कि दुनिया के जितने भी दूसरे सारे दर्शन हैं, वो सारे सारे दर्शन एक बात बोलते हैं कि एक भगवान होता है, भगवान ने पूरे विश्व की रचना की है दुनिया की, और भगवान ही पूरी दुनिया के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है।
हम उसके भेजे हुए इधर आए हैं। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, यदि हम गलत काम करेंगे तो हमें संसार में फिर भटकना पड़ेगा और दुख पाने पड़ेंगे। और सारे मतलब सारे धर्म किसी व्यक्ति एक धर्म का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी धर्म इसी सिद्धांत को मानते हैं, किसी न किसी अलग अलग नामों से। लेकिन उन सबके सामने जैन दर्शन वस्तु स्वातंत्र की घोषणा करता है, और जैन दर्शन कहता है कि भगवान अकर्ता होते हैं, वो किसी का कुछ भला कुछ बुरा नहीं करते, वो अपने आप में पूर्ण सुखी हैं, ये बात सत्य है। लेकिन हर द्रव्य स्वतंत्र है और उसका भला बुरा वो स्वयं करता है। जो क्रमबद्ध पर्याय है वो वस्तु स्वातंत्र का एक्सटेंशन है। वस्तु स्वातंत्र द्रव्य की स्वतंत्रता की घोषणा करता है और क्रमबद्ध पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता की घोषणा करती है। और पर्याय द्रव्य का ही वैसे अंश होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय भी वस्तु स्वातंत्र की का एक्सटेंशन है, आगे बढ़ाया है उसको। देखिए, मुक्ति पाने के लिए वस्तु स्वातंत्र को समझने की आवश्यकता बहुत है, और वस्तु स्वातंत्र के साथ क्रमबद्ध पर्याय की, क्योंकि हम अभी संसार में हैं, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा बोझा लदा हुआ है। हम पर कर्तव्य के बोझे से ग्रसित हैं, परेशान हैं। और इस परेशानी से बोझे के साथ में आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान जो लगाने की प्रक्रिया करनी है, अपना ध्यान करना है, वो काम कर नहीं सकते कभी भी। अपना ध्यान करने के लिए आपको सभी तरह के बोझों से रहित होना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल देते हैं कि यदि पानी में आपको तैरना है, आप अच्छे तैराक हैं, जानते हैं, और पानी में आप उतरते हैं तो आप अच्छी तरह तैर सकते हैं। लेकिन यदि आपके दोनों पैरों में 5-5 किलो का वजन बांध दिया जाए तो क्या होगा आपका? आप तैर पाएंगे? नहीं तैर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 5-5 किलो का वजन को लेकर के तैरना बहुत मुश्किल है। सारा का सारी शक्ति हमें अपने आप को ऊपर बनाए रखने में और उसके वजन को ढोने में ही लगानी होगी। इसी तरह से पर कर्तव्य के बोझे से हम आक्रांत हैं, पर जब तक ये बोझा कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वस्तु स्वातंत्र है, वो आपको इस बोझे से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि क्रमबद्ध पर्याय इसी का एक्सटेंशन है, निमित्त और उपादान इसी के अंतर्गत आता है। वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत की ही उपज है निमित्त उपादान, जो मेन सिद्धांत हैं जैन दर्शन के। स्यादवाद और निश्चय व्यवहार जो हैं वो तो कथन पद्धतियां हैं, इसलिए वो तो इन्हीं बातों को बताने के लिए सपोर्टिव हैं। तो अब वस्तु स्वतंत्र जो है उसे समझना बहुत जरूरी है। उसका फायदा क्या है? अब आप विचार कीजिए रंजन मैन, वस्तु स्वतंत्र यदि हमें समझ लिया तो उससे क्या बड़ा फायदा हो जाएगा, इतना बड़ा क्या कमाल हो जाएगा कि हमें मोक्ष हो जाएगा। हाँ, तो एक तो वो सही समझ आएगी कि करने न करने, वो पर्यायों को चेंज करना, कर्तृत्व करना, ये सब छूट जाएगा। तब हम रियली अपने को समझ पाएंगे। तो वो बराबर, हम बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए, क्या होता है कि एक घटना लेते हैं, इंसिडेंट लेते हैं अपन, कि मेरे दोस्त संजय ने मेरे को बोला कि अध्यात्म जी, रिलायंस का शेयर ले लीजिए, उससे आपको तो 10-20 दिन में ही बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेने के लिए। तो उसने मेरे को इंसिस्ट किया कि अध्यात्म जी, एक बार 1 लाख रुपए के ले ही लो, आपका पक्का अच्छा हो जाएगा। और मैंने 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए रिलायंस के, और 10 दिन बाद में वो 1 लाख रुपए के शेयर 50,000 रुपए के हो गए।
कम हो गए। अब मेरा रिएक्शन क्या होगा यदि मैं पर पदार्थ को कर्ता मानता हूं अपने अच्छे बुरे का, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियस है कि मेरा रिएक्शन होगा कि अरे संजय ने मेरे को मैं फंसा आपको दिया, एडवाइस और किया था, उसको ब्लेम करेंगे आप। हम ब्लेम करेंगे उसको कि वैसे 50,000 का नुकसान करा दिया, मैं तो लेना नहीं चाहता था। हाँ। और जबरदस्ती पीछे पड़ गया, कितना पीछे पड़ गया, अवॉइड नहीं कर पाया और मैंने ले लिए। और फिर हम उससे द्वेष मानेंगे, अब मैं इसका बदला इससे कभी ना कभी लूंगा जरूर। इसने मेरा नुकसान कराया, जरूर मैं भी इसका नुकसान कराऊंगा। यदि हम खराब आदमी हो तो हम ऐसा सोचेंगे, हम अच्छे आदमी हो तो ये नहीं सोचेंगे कि उसका बुरा करूंगा, लेकिन इसने मेरा बुरा कर दिया ये तो मैं मान के रखूंगा ही, और परेशान उससे होऊंगा ही, उसका बुरा भी बहुत मानूंगा ही। अब यदि वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत आप उसी वक्त में याद करते हैं, तो आप क्या विचार करेंगे इसमें, इस स्थिति में? आप ऑब्वियसली ये सोचेंगे कि ये बात सही है कि उसने मेरे को कहा, इंसिस्ट किया, लेकिन उसने खरीद करके ला के दिए नहीं, तो खरीदे तो मैंने ही। और उसने मेरे को बोला कि नहीं पक्के हो जाएंगे, बहुत मेरी बहुत पक्की न्यूज है, मेरे को बहुत अंदर के से न्यूज आई है, इसलिए मैं तेरे से कह रहा हूँ कि ले ले। तो भी अंत में डिसीजन किसने किया था? मैंने किया। तो मेरे कर्म का जिम्मेवार मैं ही हूँ, किए हुए कर्म का, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम ये विचार करेंगे तो हमें उसके प्रति द्वेष आएगा। मेरी गलती कि मैंने उसकी बात क्यों मानी, उसकी बात गलत थी ये बात सही है, लेकिन मानी तो मैंने ना। तो मेरे को मेरी गलती से हुआ, इसलिए मैं ये फिसला इस चीज पर, इस लोभ में आ गया कि डबल हो जाएंगे। आगे से मैं ऐसे लोभ नहीं करूंगा, ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन मुझे उससे कोई द्वेष नहीं हुआ, उससे कोई राग नहीं हुआ। आप अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, नीचे बहुत सारे हजारों लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आपको उनको देख करके किसी से राग द्वेष होता है? नहीं। नहीं, किसी से नहीं होता। लेकिन किससे राग द्वेष होता है आपको? 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति से हमें उसका याद आता है, उसने मेरा ऐसा किया था, वैसा किया था, फलाना तो दिखाना था, और हमें उससे राग द्वेष होता है, गुस्सा आता है उसी समय में। और नीचे जो हजारों लोग निकल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत को स्वीकार करने से आपके जीवन में राग द्वेष खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राग द्वेष होंगे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। हो सकता है स्पॉन्टेनियसली आपको हो जाए, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने आपको एक पत्थर मारा उठा करके, आपको एकदम से गुस्सा जाए, आप भी कुछ कर दो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे अपने पास में, उसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे, उस कसाय को अपने आप धीरे खत्म हो जाएगी कि अरे उसने ऐसा किया, उसके जरूर मैंने कोई ना कोई गड़बड़ की हो, मैंने उसके साथ में कुछ अन्याय किया होगा, उसको परेशान किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। उसके मारने से मेरी चोट लगने का कोई संबंध नहीं है, मैं दुखी फालतू में उसके कारण से क्यों हो रहा हूँ। तो वो कसाय कैरी ऑन ही नहीं करेगी। तो वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत दुनिया भर के 99% आपके दंड फंदों से, आपकी परेशानियों से, आपकी कसायों से, आपके दुखों से आपको एक शील्ड देता है, एक जगह पैदा करता है। और किरमद पर्याय का सिद्धांत क्या करता है? जो मैंने कहा ना आपको कि यदि आपको अपनी आत्मा का ध्यान करना है निर्बाध रूप से, तो आपको पूरी तरह से भारहीन होना है। तो किरमबद्ध पर्याय उसी का एक्सटेंशन है वस्तु स्वतंत्र का। वो कहती है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, और प्रत्येक पर्याय फिक्स है, जैसी होनी होगी वैसी ही होगी। किरमबद्ध पर्याय सिद्धांत हमें बताता है। तो जो पर्यायों में फेरफार करने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम लगातार विचार करते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं कि एक एक पर्याय को पकड़ना चाहते हैं कि ये भी मेरे को ये विचार खराब क्यों आ गया, ये परिणाम खराब क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। नहीं नहीं, अरे मैं तो नमोकार मंत्र बोल लूँ, फटाफट नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं कि परिणाम खराब हो रहे हैं, तो बेकार आ रहा है। तो वो सारे भार आपके ऊपर से उतर जाता है कि उस पर्याय के कर्ता आप नहीं हो, तो आप फ्री हो के अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए आप फ्री हो। आज का विषय हमारा ये नहीं, इसलिए मैं बात को यहीं पे आगे बढ़ाता हूँ कि ये सिद्धांत जो है वस्तु स्वातंत्र का, वस्तु स्वातंत्र के आधार पर ही पूरा जैन दर्शन टिका हुआ है। वस्तु स्वातंत्र जैन दर्शन का लक्षण है, हम ये कह सकते हैं लक्षण है
कि ये कौन है कि ये लोग भगवान को कर्ता नहीं मानते, अकर्तावाद को मानते हैं, वस्तु स्वातंत्र को मानते हैं, वो लोग हैं। तो ये वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत इतना इतना हितकारी है कि दुनिया भर में डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितने भी रोग होते हैं, चाहे तो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, उन रोगों में से 80% रोग केवल आपको इसलिए होते हैं, मानसिक बीमारियों से होते हैं, मानसिकता से होते हैं। और जो व्यक्ति परावलंबी होता है उसकी मानसिकता बहुत खराब होती है, क्योंकि वो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने अपने अधीन है, दूसरा द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है, उसे सारी सब तरह की इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती हैं कि वो मेरे को मार देगा, मेरे को जुला देगा, मेरे को भला कर देगा, बुरा कर देगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे को खींच करके ले जाएगा, मेरे क्या क्या कर सकता, जो भी कर सकता है, वो सारी की सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। तो जितने तरह के मानसिक रोग हैं वो खत्म हो गए, आप निश्चिंत हो एकदम। सभी तरह के रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है। इतना कल्याणकारी ये वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत है, इतना कल्याणकारी ये जैन दर्शन है। तो इस वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत को संपूर्ण जगत के समक्ष रखना, सारे जैनियों के समक्ष रखने के लिए इस यूज की स्थापना की गई। यूज का मतलब क्या होता है? यूज का मतलब होता है उपयोगिता। यूएसी यूज, उपयोगिता। इसका पूरा नाम है, पहले मैंने ये नाम रखा था यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, लेकिन यूनिवर्सिटी नाम गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क है, मतलब हम उनकी परमिशन के बगैर रख नहीं सकते हैं और उसके कुछ अलग नॉर्म्स हैं, इसलिए इसका नाम हमने बदल करके कर दिया अभी यूनिवर्स ऑफ द स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। बहुत बढ़िया। यूनिवर्स ऑफ द स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, मैंने जो अपने आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित लोगों का की दुनिया, जो आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित हैं, ऐसे सारे लोगों की जो दुनिया है वो यूज है। यूज का मतलब होता है उपयोगिता के। क्या उपयोगिता है कि यदि यूज में आप जुड़ेंगे तो आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस यूज का ये यूज हमने बनाया है। यूज बनाने के पीछे बहुत सारी कारण रहे हैं, उनकी चर्चा शॉर्ट में हम करते हैं। कि एक तो जो हमारा शिक्षण हो रहा था पहले, 50 साल पहले जो शिक्षण जैन धर्म का किया जाता था वो केवल लर्निंग बेस होता था कि आप याद कर लो, रट लो, चीजों को आपको याद करा दिया जाता था, आप रट लो और उसको पढ़ाया जाता। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भारिल्ले ने 50 साल पहले अंडरस्टैंडिंग बेस एजुकेशन की को डेवलप किया और उसकी ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की और उसके कोर्स बुक्स बनाई और पूरे दुनिया भर में उसके माध्यम से बहुत महान प्रचार किया। उसे बताने की जरूरत है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो सारा काम हो रहा है, ये सारा थ्योरेटिकल काम हुआ। लोगों के जीवन से जुड़ता हुआ, उनके जीवन में हमेशा आज की डेट में उस चीज से कोई फायदा होता हो, यदि व्यक्ति को ये दिखेगा तो वो आज इसके लिए, इसमें से जुड़ेगा, इसके लिए काम करेगा। लेकिन उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो बहुत सही था, लेकिन उनके पढ़ाने वालों ने उस सिस्टम को उस तरह से फॉलो नहीं किया और इसके कारण से लोगों में उसकी जीवन की उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई। अब ये क्या होता है कि हम लोग जब धर्म करने बैठते हैं तो हम एक अलग व्यक्ति होते हैं, अलग हमारा सेटअप होता है और उसमें हम रह करके काम करते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उन धर्म के सिद्धांतों का एप्लीकेशन नहीं करते उन पर। यदि हमारे ऑफिस में हमारे विरुद्ध में हमारे किसी कलीग ने कोई गलत काम किया हो तो हम उससे वैसे ही लड़ाई करेंगे, उसके साथ वैसा ही बैर रखेंगे और उसे बरसों तक निभाएंगे। हम वहां पर ये वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत को लेकर के कि इसने कुछ नहीं किया, यदि ये नहीं होता तो एक वाई होता, वाई नहीं होता तो जेड होता, कोई भी करने वाला होता। यदि मेरा ही खराब होना, मेरे को दुखी होना है तो जो सामने होता मेरे को दुखी करता। इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है,
गलती, कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे अंदर ही हो रही है, मेरे द्वारा ही हो रही है, तो आपको वो समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन हमारी एजुकेशन अभी तक थ्योरेटिकल है। हम इन सबको पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहाँ से सुन करके उठ के निकलते हैं तो भूल जाते हैं, और फिर रियल लाइफ में हम उसको अप्लाई नहीं करते कहीं। तो एक ये प्रॉब्लम थी, तो इसको हम जीवनोपयोगी एजुकेशन डेवलप कर रहे हैं इसके माध्यम से, यूज के माध्यम से, कि आपके अभी वर्तमान जीवन में ये काम आए। तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत नए एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट, विकास, ये सब की जरूरत है। तो उसके लिए हमने इसको किया। दूसरा ये कि हम कार्य क्षेत्र का बहुत बड़ा संकुचन कर लिया। हम क्या करते हैं कि हम लोग मुमुक्षु 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 5,000, 10,000 लोग का एक ग्रुप, 5 लाख होंगे, तो उन 5 लाख लोगों के ग्रुप में ही हम धर्म की बात कर रहे हैं, जबकि वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत तो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है, क्रमबद्ध पर्याय हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। आत्मा की समझ, द्रव्य गुण पर्याय की समझ हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। उसकी समझ के साथ में उसका भार कम होता है और उसे फायदा होता है। तो हमने जेएनयू तक भी अपना क्षेत्र नहीं बनाया, हम बहुत संकुचित हो गए। तो मैं इस क्षेत्र को खोलना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया बहुत एम्बिशियस बात है, लेकिन कम से कम जेएनयू के लिए तो हम पूरे जेएनयू को तो कवर कर सकते हैं। हमारे युवकों को, हमारे यूथ को ये जीवनोपयोगी जैन धर्म बता करके उन्हें इससे और आकृष्ट करें, उनको अपने साथ जोड़ें। तो ग्रेजुअली पहले हम अपने दिगंबर जैनों को पकड़ेंगे, फिर सारे जैनों को पकड़ेंगे, लेंगे अपने साथ में, फिर दुनिया के सामने भी इस चीज को प्रेजेंट करेंगे और लोगों को बताएंगे। लोग ओपन हैं आज की डेट में आपकी सबकी बात सुनने को। उन्हें समझ में आएगा तो वो आपकी बात को स्वीकार करेंगे। तो दूसरा ये कारण था। तीसरा है कि शिक्षण में डाइवर्सन बहुत हो गया हमारे, कि हमारे जो विद्वान लोग हैं सारे सारे, देखिए गुरुदेव ने 19 बार समय सारणी जी पर प्रवचन किए। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव को गोमट सार और दूसरे अन्य ग्रंथों का, किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं था या ज्ञान नहीं था या उस पर वो प्रवचन नहीं कर सकते थे। लेकिन गुरुदेव इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कंसंट्रेट होकर के द्रव्यान योग की बातों पर, मूल सिद्धांतों पर, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, अनेकांशवाद, इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत है, समझने की गहराई से जरूरत है। और ये जो गृहस्थ लोग हैं ना, इनके पास टाइम बहुत कम होता है। ये महीने में 2-4 घंटे दे सकते हैं कुछ लोग, वो भी गिने चुने हैं। और रोज 1-2 घंटा दें ऐसे लोग तो करोड़ों अरबों में 10-20 ही हैं। तो उनके पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें मूल तत्व ज्ञान की बात, मूल बात हम उन्हें सुनाएं, और यदि उन्हें ये बात समझ में आ गई तो उनका आचरण तो अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। हम आचरण पवित्र करने के लिए कितना भी उपदेश दें, लेकिन अंदर से ही वो चीज स्वीकार नहीं होगी तो वो नहीं हो पाएगी, बात प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो गुरुदेव ने वो मूल तत्व को पकड़ करके उसी बात को आपको सुनाया, उसी पर जोर दिया, उसी को घोंटा, उसी को समझाने की कोशिश करी। डॉक्टर साहब ने भी यही काम किया। आप पिछले 20-25 साल से देखेंगे तो वो समय सार, प्रवचन सार, कोई ना कोई, बस वो गुरुदेव वाले ग्रंथों पर ही स्वाध्याय करते हैं, उन्हीं में चर्चा करते हैं, उसी का लेखन कर रहे हैं और उसी पर बातचीत करते हैं, उन्हीं में प्रवचन करना पसंद करते हैं। यदि भी पूजन विधान भी लिखेंगे तो उसी पर लिखेंगे वो। तो गुरुदेव और दादा ने जो डॉक्टर भारल ने जो चीज हमारे को दी, अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं, हम दुनिया भर की चीजें सुनाते हैं पब्लिक को। जिनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है उनको और ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि वो केवल इस चीज को समझें। एक बार ये चीज आ गई तो बाकी सारी चीजें, सारा काम अपने आप हो जाने वाला है। मैं किसी दूसरी चीजों का विरोधी नहीं हूँ, वो भी हमारे ही जिनवानी हैं, लेकिन जितना कम समय हमारे पास है उसमें हमें किस पर जोर देना है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान अभी थोड़ा डाइवर्ट हुआ है ऐसा मेरे को लगता है।
चौथा पॉइंट ये था कि मूल्यांकन की हम पूर्ण उपेक्षा करते हैं। मूल्यांकन मतलब कि हमने जो भी प्रोग्राम करते हैं उन सारे प्रोग्रामों का इफेक्ट क्या आ रहा है लोगों को। हमने सुबह से 4 प्रवचन सुने, एक प्रवचन से 1 घंटे के प्रवचन से लोगों को 30 मिनट का अडॉप्ट हुआ होगा, ग्रहण हुआ होगा मटेरियल, और किसी दूसरे के प्रवचन से 10 मिनट का भी नहीं हुआ होगा। तो हम कैसे मूल्यांकन नहीं करते उन चीजों का, और उसके कारण क्या होता है कि हम 40-40, 50-50 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बोलूं कि क्रमबद्ध पर्याय पर 2 मिनट के लिए बोलो तो हो सकता है आप में से अधिकतर लोग विड्रॉ कर जाएं कि नहीं नहीं हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुद का चिंतन नहीं है उस पर। तो हम मूल्यांकन ही नहीं किया हमने कभी कि जो भी हम कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। तो हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उसका मूल्यांकन की प्रथा परंपरा हमारे यहाँ पर नहीं है, तो वो परंपरा मैं लाना चाहता हूँ। एक 5वीं 6ठी बात ये है कि हमारा इनपुट बहुत होता है। जैसे हम 4 घंटे के प्रवचन सुन रहे हैं सुबह से, अब एक प्रवचन सुना, उस प्रवचन के बारे में हमें 1-1.5 घंटा सोचना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं, हमने दूसरा प्रवचन सुना, फिर तीसरा सुना, चौथा सुना, ये 5वां प्रवचन है समझ लो। तो अब सब सुन रहे हैं हम। अब क्या होगा कि जब तक इस पे विचार नहीं होता किसी बात पर, तो वो हमारी चीज नहीं बनती है, हमारे स्टोर नहीं होती हमारे दिमाग में। तो हम एक के बाद एक इनपुट तो ले रहे हैं लेकिन चिंतन नहीं कर रहे हैं। और टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशक में कि देखो तत्व विचार की महिमा, कि तत्व विचार ना करे तो क्या क्या करे वो सब डिटेल दी हुई है, तो भी सम्यक का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार करने वाला कुछ भी नहीं करता हो तो भी सम्यक का अधिकारी है। तो जो तत्व विचार की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ से खत्म हो गई, खत्म प्राय है। हम विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। होना ये चाहिए कि हम शिविरों में 10-12 घंटे के प्रोग्राम रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि बहुत क्राउड होता है और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति को उस शिविर में से 2 या 3 प्रवचन सेलेक्ट करके उनको सुनना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर नोट तैयार करने चाहिए, उस पे मतलब मंथन करने के बाद में यदि कोई शंका समाधान है तो वो तत्व संबंधी पंडित के साथ में करना चाहिए। तो वो चीज हमारी बनती है, तो ही हमारे सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ये एक सबसे अंतिम पॉइंट ये है बहुत बड़ा कि हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें यूटिलिटी टाइम बहुत कम होता है। मतलब बहुत सारी जगह पर ज्यादा करके तो 50% से भी कम होता है, लेकिन मुमुक्षु लोगों ने 60-65% तक इसे लेके आए हैं, फिर भी हम काफी टाइम इधर उधर दूसरी चीजों में, सब चीजों में वेस्ट करते हैं। तो यूटिलिटी टाइम को हम कंसंट्रेट करके बढ़ाएं और उसके लिए मोड्स ऐसे तैयार करें ताकि हमें यदि पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए ऐसे साधन तैयार करें कि वो हो भी जाए और हमको पब्लिक का समय भी वेस्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो यहाँ पर अभी मान लो 25-50 लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, अब मैं 1 मिनट यदि एक पैसा इकट्ठा करने में लगा दूं 1 मिनट, तो 1 मिनट खराब नहीं, वो 50 मिनट खराब हो गए 50 लोगों के, हर का एक मिनट, तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो उसको हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे को ऐसा लगा कि हम एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने, तो लोग भी हम हमारी इन चीजों को अपनाएंगे और सारी समाज में बहुत हितकारी वातावरण बनेगा। हम अधिक ज्यादा फायदा, अभी जो फायदा ले रहे हैं वो हो ही रहा है फायदा, कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम इसको 2 गुना 4 गुना 100 गुना कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा काम हो, इसके लिए हमने यूज की स्थापना की। इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च चालू है, रिसर्च करने के बाद इन सब चीजों में कैसे सुधार लाया जाए उसकी कोशिश चालू है। और जब एक अच्छी टीम का गठन हमारे पास हो जाएगा तो हम इसकी यूटिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसके लिए यूज सारे आधुनिक जो भी संसाधन है, टेक्नोलॉजी है और जो पद्धतियां हैं जो चलती हैं बड़े बड़े कारपोरेशन में जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, उसको उस पैटर्न को अडॉप्ट करके और इन सारी चीजों के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश हमने की है। प्रोजेक्ट बहुत लंबा है इसलिए बताने में बहुत टाइम लगता है,
इसलिए उसका अभी समय नहीं है, हमें 15 मिनट में बात खत्म करनी है, आधा घंटा हो चुका है। तो इस वो सारी बातें हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी सारी है, वो सब तैयार हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले साल जब अपन इकट्ठे हुए थे इसी समय या थोड़ा आगे पीछे, तो उसके बाद में अभी 1 साल में हमने क्या इस विषय में डेवलपमेंट किया है। क्या होता है कि कोई बड़ा काम आपको करना हो तो उसकी नींव भी बहुत गहरी होती है, नीचे जाना पड़ता है और उसमें टाइम बहुत लगता है। तो बहुत सारे मेरे साथियों को ऐसा लगता है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो फंडामेंटली हम स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक वो काम आगे हो नहीं सकेगा। इसलिए इसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता है, इसमें टाइम जो लगेगा, लगेगा। और हो सकता है कभी मटेरियलाइज़ ना भी हो, ये तो क्रमबद्ध पे है, डिपेंड करता है कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इसके लिए बहुत अच्छी टीम तैयार करें। उसके लिए हमने क्या-क्या 1 साल में किया है, वो शॉर्ट में बताता हूँ कि एक तो हमने जयपुर में शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमने 50 विद्वानों को बुलाया था। वो विद्वान ये विद्वान हैं, जो कि हमारे प्रशिक्षण शिविरों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं। तो उन 50 विद्वानों को बुलाया और हमने पूरा कोर्स प्रशिक्षण निर्देशिका को ऑल्टर करके मॉडिफाई किया डॉक्टर साहब की परमिशन से, और उसमें नई पद्धतियों को जोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को। 7-8 साल की रिसर्च के बाद भी सारा काम मैंने किया था। और उसके बाद दादा की परमिशन से ही सारे के सारे विद्वानों का एक शिविर हमने पिछले साल दिसंबर में 25 से 28 दिसंबर के बीच में लगाया था जयपुर में। और उस शिविर में 28 विद्वानों ने भाग लिया। बाकी लोग आ नहीं पाए क्योंकि उनके सबके पास छुट्टी नहीं थी, अब कोई प्रोग्राम पहले से डिसाइड थे। उन 28 लोगों में से हमने 3 दिन का सेमिनार रखा था और करीब हमने 3 दिन में 1 दिन में 9 घंटे, करीब 27 घंटे के प्रोग्राम मिनिमम रखे थे। मतलब ये करीब 32-33 घंटे का टोटल प्रोग्राम हुआ था, उसमें क्लासेज हुई थी। और उसमें क्लासेज में हमने सैंपल रूप में जो बेस्ट विद्वान थे वो, मीडियम और लोअर, ऐसे विद्वानों में ग्रेडिंग करके और पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन सबको पढ़ाने का मौका दिया था और उनको सबको बताया था पूरा, और सबका इवोल्यूशन किया साथ में। क्योंकि मूल्यांकन वाली पद्धति हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी लोगों को हमको ट्रेनिंग करनी है कि भाई मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमने सबका मूल्यांकन किया। पहले दिन जिन लोगों ने पढ़ाया उसमें समझो कि 8 विद्वान थे, तो 3 एकदम 2-3 टॉप के भी विद्वान थे उसमें, मीडियम भी थे, सब तरह के थे। मतलब जिनकी परफॉर्मेंस पढ़ाने के मामले में, विद्वान कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन पढ़ाने के मामले में, वक्तृत्व के मामले में, अच्छी टीचिंग के मामले में, उनमें ग्रेडिंग हम करते हैं। स्वाध्यायी तो सभी हैं, सभी समझते हैं। तो पहले दिन जब हमने उनको मार्किंग दी थी, तो जो हमारे पैरामीटर्स थे उनके हिसाब से 40 से 45 नंबर सबके आए फर्स्ट डे वालों के। लेकिन जब हमने लास्ट डे उनको मार्किंग पर करते करते हम पहुंचे और 3 दिन में उन्होंने देखा, क्योंकि वो विद्वान थे सारे लोग, तो उनके सारे सिद्धांतों का ज्ञान उनको पहले से है, सबकी कोरिलेशन सब उनको पता है क्या है। उनको केवल पद्धतियां बतानी थी कि इस तरह से सोचो, इस तरह से प्रेजेंट करो, इस तरह से बात करो। तो तीसरे दिन जब हमारा लास्ट सेशन हुआ, तो उसमें जिन विद्वानों ने पढ़ाया उनको 90 से 95% और एक विद्वान को 98-99% नंबर मिले। मतलब 90% से कम कोई भी नहीं था। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है मूल्यांकन से कि उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। केवल उन्हें ट्रेनिंग के द्वारा मॉडिफाई करके एकदम अत्याधुनिक बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। और ये ही प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल प्रयोग रहा, सब लोगों को बहुत पसंद भी आया। और सब लोगों ने जो बाद में फीडबैक दिए हमको, उनसे उनका फीडबैक फॉर्म भी भरवाया गया, सब लोगों से सजेशन भी लिए गए कि इसमें और क्या आप चाहते हैं। तो उनमें से कई विद्वान जो बीएड और की ट्रेनिंग लेते हैं, अध्यापक हैं, उन लोगों ने बताया कि ये सारे सिस्टम्स, इनमें से बहुत सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट हमको इम्प्लीमेंट अभी करवा रही है। ये बहुत ज़्यादा सफल प्रोग्राम हमारा रहा और इससे मेरे को मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत बूट अप हुआ कि नहीं, ये काम प्रैक्टिकली संभव है
जब हम पब्लिक में जाएंगे तो भी हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जीवनोपयोगी बना रहे हैं, लाइफ से जोड़ रहे हैं उसको। हर चीज में आपके हर हर स्टेप में आपको कहीं पे जॉब करनी है, आपको कहीं जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, शादी करनी है, विवाह करना, हर जगह पर आपको ये इन चीजों का एप्लीकेशन करना है। तो वो सब चीजों को हम जोड़ रहे हैं, उसके लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं। सैंपल के बहुत सारे मटेरियल, बहुत प्रमुख प्रमुख सारे पाठ बालबोध पाठमाला और गीता विज्ञान पाठमालाओं के हमने तैयार कर लिए हैं। प्रशिक्षण निर्देशिका में काफी चेंज कर दिए हैं और वो मटेरियल हमने तैयार कर दिया। और बाकी बाकी सारे विद्वान और टीम के सहयोग से इसको कोई सतत प्रोसेस है, मतलब 10-20 साल तक भी चलता रहेगा। रोज नई चीजें डेवलप होती रहेंगी, वो अध्यात्म प्रकाश जी, नई एप्लीकेशन होते रहेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, एक सवाल है अध्यात्म जी। हाँ, बोलिए सर। ये जो आप जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो कौन सी भाषा में हो रहा है? अभी तो केवल हिंदी में बनाया है मैंने। मैं हिंदी भाषा में ही लिखता हूँ और सारा काम मैंने ही किया है अभी तक ज्यादा करके, लेकिन ये सभी भाषाओं में किया जाएगा। इंग्लिश में तो खास तौर से करना ही है हमको, क्योंकि सारे हमारे जो नए युवा वर्ग है वो इंग्लिश को समझने वाला है, पढ़ा लिखा, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में तो हमें करना ही होगा, तो वो हम सब लैंग्वेज में ही करेंगे। और मैं अभी आपको आगे आपसे अपील करूंगा कि आप लोग इसमें जुड़ें, तो आप लोगों का सहयोग उसमें हमको बहुत लाभदायक होगा। ठीक है? बराबर। तो अभी थोड़ी बात आगे की ब्रीफ, बहुत मोटी मोटी रूपरेखा बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स में बहुत बहुत गहराई तक जाके प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, लेकिन सब चीजें बोलना इतने कम समय में संभव नहीं है। फिर हमने इसी तरह सैंपल मैटर मैंने प्रशिक्षण निर्देश का तैयार करी। बालबोध पाठमाला गीता विज्ञान पाठशालाओं के सभी पाठों को नए पद्धति से पढ़ाने के लिए उनमें क्या क्या एडिशन करने हैं, क्या स्टाइल चेंज करनी है, क्या प्रश्नोत्तर बनाने हैं। फिर उसके परीक्षा पैटर्न को भी चेंज किया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए कि क्या फर्क पड़ेगा। कैसे कि समझो कि हमने गतियों वाला पाठ पढ़ाया आपको, 4 गतियां क्या क्या कैसे होती हैं, और नमोकार मंत्र पहले पढ़ के आए हो आप। अब गतियों का बात पाठ पढ़ाने के बाद में पहले हम जो प्रश्न पूछते थे कि भी मनुष्य गति किसे कहते हैं, कि जब जीव मरकर मनुष्य शरीर धारण करता, मनुष्य गति कहते हैं। गति कैसे कहते हैं कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो हम पढ़ाते थे और ऐसे प्रश्न पूछते थे, आप जवाब देते थे और 100 में से 100 नंबर पाते थे। अब इसमें हमको ये पता नहीं लगता था कि आपको इसका भाववासन हुआ कि नहीं। अब गति वाले पाठ में से ही मैं आपसे पूछूं कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह जो इकट्ठा करने का भाव होता है वो इस गति का कारण है। तो उसमें आरंभ जो शब्द है उसका क्या मतलब है, तो अभी आप बहुत सारे लोग सोचने में पड़ जाएंगे। परिग्रह तो हमें पता है, आरंभ हमें पता नहीं। तो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, हमने याद भी कर लिया, हमने जब एग्जाम दिया तो लिख भी दिया और 100 में से 100 नंबर भी पा लिए, लेकिन हमें उसका भाववासन नहीं हुआ और चल रही है गाड़ी हमारी। लेकिन जब हम हमारे नए सिस्टम में हम पढ़ाएंगे तो आपको विषय, लेकिन पूछेंगे डायरेक्ट नहीं कि गति किसे कहते हैं। हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे कि एक व्यक्ति था, वो अपनी बहुत गाड़ी चला के जा रहा था रात के समय, पूरी रोड खाली थी, एकदम खाली रोड में तेज गति से जा रहा था। अचानक ही रास्ते में 2 कुत्ते आ गए और उसने पूरा ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो कुत्ते कुचल गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो मैंने गाड़ी को रोका और मैं गाड़ी से उतर के कुत्तों के पास पहुंचा। मैंने देखा ये मरणासन है, अब इनकी जान बचानी तो संभव नहीं, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है इनको और कुछ ही क्षणों के मेहमान है। तो मैंने उन्हें नमोकार मंत्र सुना। एक सफेद कुत्ता था, वो नमोकार मंत्र सुन के उसके सुन रहा था, उसके पहले भी पवित्र परिणाम थे। वो सोच रहा था कि वो क्या है, क्या देखो जीवन खत्म हो रहा है मेरा। एक काला कुत्ता था दूसरा, वो सोच रहा था ये आदमी लोग क्या समझते हैं अपने आप को, और देख के भी नहीं चला सकते और किसी को भी कुचल देंगे, इनका क्या है, और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो दोनों को नमो का मंत्र सुनाया गया। अब आप मेरे को बताइए कौन कौन सा जीव कौन सी गति में जाएगा। अब ये स्टोरी सुना के हम आपको कौन सी गति में, जब तक आपको उसका भाववासन नहीं होगा कि मनुष्य गति का कारण क्या, तिरंज गति का कारण क्या, नरक गति का कारण क्या, कैसे परिणाम होते हैं तो कौन सी गति में जाता है, तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसका उसका जवाब सही नहीं आएगा आपका।
कि वो किस गति में जाएगा और क्यों जाएगा। तो ये जो ये पैटर्न हम चेंज इस तरह से करना चाहते हैं एजुकेशन में, कि उससे भाववासन हो आपको, आप जीवन में अप्लाई करें कि आपने वस्तु स्वतंत्र समझा, तो आप अपने घर की एक-एक घटना में जिससे आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, किसी पे बहुत निछावर हुए जा रहे हो आप, लेकिन उसके ऊपर क्यों निछावर हो रहा है? किया तो तूने है, जिम्मेवार तो तू था उसका। अच्छा हुआ तो तेरे कारण से हुआ, उसके बुरा हुआ तो तेरे कारण से हुआ। तो वो चीजें उसमें से कसाएं धीरे-धीरे खत्म होने लगी जब एप्लीकेशन हम करेंगे। तो इस तरह से ये पेपर का पैटर्न हमने बनाया नया, और नए पद्धति के लेखन के लिए इसके साथ ही हमें पूरी दुनिया के सामने पहुंचना है यदि सरल तरीकों से, तो आधुनिक स्टाइल का लेखन करना पड़ेगा। जैसे आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, वो किताब है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, रोबिन शर्मा की। तो उसने क्या किया कि कोई एक पर्टिकुलर दर्शन को बताने के लिए उसमें एक स्टोरी क्रिएट की, और उस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने इसको मतलब अपना दर्शन को रखा, और वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर किताबों में से आती है। या अल्केमिस्ट है, या जैसी बहुत सारी किताबें हैं जिन्होंने अपने अपने दर्शनों को उसमें पिरोया है। तो इस तरह से हम अपना लेखन करेंगे तो वाइड लोग, बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो पढ़ेगी, वो पढ़ेगी तो प्रभावित भी होगी आपसे, क्योंकि आपकी बात में दम है, आपके सिद्धांतों में दम है। इसलिए, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग बाग पढ़ें। तो इसके लिए मैंने एक सैंपल की किताब लिखी किरमबद्ध पर्याय के ऊपर, किरमबद्ध पर्याय एक कथा के नाम से। उसके 300 पेज करीब हो गए हैं, करीब करीब कंप्लीट तैयार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं इस किताब को पहले जैन समाज में पब्लिश नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसका इंग्लिश अनुवाद हो, और अनुवाद भी साधारण नहीं हो, भावानुवाद हो। भावानुवाद का मतलब ये है कि शब्द जो हिंदी में लिखे गए हैं उनको वैसे के वैसे आपको इंग्लिश में नहीं करना है। उसका यदि अमेरिका में कुछ अलग तरह से के एग्जाम्पल्स चलते हैं, अलग तरह की चीजें चलती हैं, तो आप उसको एंटायरली चेंज करके उसी भाव को रखें, ठीक है, उसे करें। और उस किताब को मैं वहां पर इंग्लिश में पब्लिश करना चाहता हूँ किसी पब्लिशर से, और यदि वो उस लेवल की है, लोगों को पसंद आती है और छापने वाला हमको मिलता है, तो हम उसको इंग्लिश अनुवाद को पहले पब्लिश करके एक जन सामान्य, और वो उस किताब को मैंने किरमबद्ध पर्याय को इस तरह से पिरोया है कि जिसको जैन धर्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं है, वो भी जैन दर्शन के किरमबद्ध पर्याय सिद्धांत को पूरी तरह से समझ जाए। मतलब उसको सब्जेक्ट को उठाया ही वहां से है कि जैसे मैंने शुरुआत की है विश्व से, द्रव्य गुण पर्याय से, उन सबको समझाया, क्योंकि पर्याय है ना किरमबद्ध, तो किरमबद्ध पर्याय है, तो पर्याय को समझना पड़ेगा पहले आपको, तो आप किरमबद्धता को समझेंगे उसमें कि क्या है। और पर्याय समझने, पर्याय किस में होती है? द्रव्य में होती है। इसलिए विश्व द्रव्य गुण पर्याय को उठा करके और फिर उसे किरमबद्ध पर्याय तक गए और फिर सर्वज्ञता तक गए हैं उसमें। तो इस तरह से उस विषय वस्तु को है, उसको रोचक बनाने के लिए एक चैप्टर में हमने ये डाला है पूरा मैटर, जो दार्शनिक मैटर है, और एक चैप्टर एक कॉमन सब्जेक्ट का लिया है, स्टोरी को आगे बढ़ाया है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से उसको किया है। ये केवल सैंपल है, ऐसे सैकड़ों पुस्तकें हमारे विद्वान लोग लिखें, ये उनको एग्जाम्पल की इस तरह से किया जाना चाहिए, उसके लिए किया है। हो सकता है मेरा लेखन बहुत ऑर्डिनरी भी हो सकता है, आई डोंट नो, हर व्यक्ति को अपना बहुत अच्छा लगता है। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये कि हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये हमारी सारी योजनाएं हैं। हमने पिछले 1 साल में 1000 विद्वानों से संपर्क करने की कोशिश की, और जब हम ये काम शुरू किया तब तक ये लॉकडाउन भी आ चुका था, और हमने उनको मेल भेजे 1000 सारे विद्वानों को, और उनको उनमें से 3 विद्वानों को हमें सेलेक्ट करना था अपने काम के लिए। एक अच्छा लेखक हो और लेखन की गहराइयों को समझता हो, एक अच्छा वक्ता हो, वक्तृत्व की गहराइयों को समझता हो, एक शोधार्थी हो, रिसर्च स्कॉलर हो। जैसे 3 विद्वानों को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेना है उसके लिए, तो 1000 लोगों को हमने भेजे, तो लेकिन मिले 250 लोगों को ही। तो ये रेशो तो अभी मैं इतना सजग हूं तो भी है अभी। तो अब जो बिगड़ मूल्यांकन के हम जो भी सारे काम करते हैं उसकी क्या हालत होगी आप कल्पना कीजिए। तो ये पोजीशन है, तो वो अभी हम कर रहे हैं, उसमें विद्वानों को सिलेक्शन कर रहे हैं।
मेरी आपसे अपील है कि आज की जो मीटिंग हमने आपको बुलाई है वो किसी भी तरह के फाइनेंस को लेने के लिए नहीं बुलाई, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने हमको करीब 2 लाख के आसपास रुपया दिया था इस काम के लिए, तो पहले ट्रस्ट के जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, ऑडिट वगैरह के लिए दूसरे सारे खर्चे मैं अपने पास से करता था, वो इससे व्यवस्था हो गई। अब बाकी दूसरा कोई खर्चा अभी रिसर्च में जो करता हूँ, रिसर्च का खर्चा मैं खुद कर लेता हूँ अपने पास से, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। और कोई ग्रुप अभी मेरे पास में बहुत बड़ा तैयार नहीं जिनके साथ में काम कर रहा हूँ जिसमें खर्चे होने हों, इसलिए कोई खर्चा मेरे को कोई पैसा एक भी पैसा कलेक्ट नहीं करना है किसी से भी अभी। जब हमारी टीम बन जाएगी और वो टीम कोई प्रोग्राम को लॉन्च करेगी, उसी वक्त उसके खर्चे की व्यवस्था भी हम लॉन्च करेंगे उसकी। लेकिन आप मेरा सहयोग इस काम में जरूर कर सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाएं। एक, यदि आप इसमें समय दे सकते हो अपना एज ए कार्यकर्ता, एज ए एक्सपर्ट, तो आप वो समय के लिए मेरे को ऑफर करें, मेरे साथ जुड़ें। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मेरे को भेजें कि ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, इस प्रोजेक्ट में हम आपके साथ हैं। एक सहयोग और आप मेरा कर सकते हैं कि यदि आप उन फील्ड्स के एक्सपर्ट नहीं हो, जो अभी मैं बताता हूँ आपके सारे फील्ड्स के नाम जो जो चाहिए मेरे को, तो यदि आप नहीं हैं लेकिन आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कर सकता है इसमें हेल्प, तो वो मेरे को आप उनके नाम बताएं। यदि वो नहीं आएंगे तो हम उनके पास जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। मुझे चाहिए है इंटरनेशनल लेवल के कारपोरेशंस में काम करने वाले और वाइड अनुभव रखने वाले ऐसे जेनी लोग जो मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन से संबंधित हों, इवोल्यूशन से टेक्निक से संबंधित हों, जो इवोल्यूशन टेक्निक से डेवलप कर सकते हो अच्छी तरह से। एजुकेशन जो इंटरनेशनल में जो आईबी बोर्ड की और जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और इन सब यूनिवर्सिटी में चलती है, उन्हीं से मैंने लिया है ये मैटर भी चेंज करने के लिए। लेकिन वो इसके फुल टाइम एक्सपर्ट हैं, मैं फुल टाइम एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ का, मैं तो व्यापारी था बेसिकली। तो उनसे हमें और ज़्यादा एक्यूरेट, और ज़्यादा अच्छे सुझाव मिलेंगे, इसलिए उनको तो हमको ये लोग लेने हैं। देखिए कि एक तो मार्केटिंग वाला चाहिए, जो मार्केटिंग अभी हम क्या करते हैं कि हम विद्वान का ही काम है श्रोताओं को लाना, और विद्वान ही उनको सुनाता है। हम इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक विद्वान का काम है कि वो बताए, और एक मार्केटिंग की टीम होगी, वो लोगों को अट्रैक्ट करके लेके आएगी कि आप हमारे प्रोग्राम में 3 दिन के लिए आइए। और फिर उनको, विद्वान का काम ये है कि उनको बांध करके हमेशा के लिए रख ले अपने पास। तो एक मार्केटिंग का व्यक्ति चाहिए हमको, एक्सपर्ट ऐसा ही जिसको वाइड एक्सपीरियंस हो। एक इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सपर्ट चाहिए, एक इवोल्यूशन मूल्यांकन पद्धति वाले लोग चाहिए, एक फाइनेंस वाला चाहिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि हम उसका उपयोग हम इसमें आगे के प्रोग्राम्स में करना चाहते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, वो जो अकाउंट्स वगैरह के कंट्रोलिंग का काम करेगा। और वो विद्वानों के नाम मैंने बताई दिए कि उन तीनों का अरेंजमेंट तो मैं ही करूंगा। तो ऐसे कोई बहुत ऊंचे लेवल के लोग हों आपके दिमाग में, तो ऐसे 10-20-50 लोगों के नाम मेरे पास यदि आपके थ्रू आ जाएं, तो उनसे बात करके कोई एक आदि हमारे काम में और समय देने के लिए इंटरेस्टेड होगा। समय बहुत नहीं देना पड़ेगा उसको, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम उसकी नियुक्ति करेंगे पहले, और वो प्लानिंग बनाएंगे पूरी की भी मूल्य इवोल्यूशन से संबंधित क्या क्या चीजें हमें करनी है और कैसे इनका एग्जीक्यूशन होगा, वो हमें बताएंगे। हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सारे सिस्टम में, और फिर जो सीईओ होगा, जो इस प्रोजेक्ट को संभालेगा, वो इन सबको मटेरियलाइज करेगा। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के कोई भी काम में आप एज ए डायरेक्टर आ सकते हो, आपका कोई परिचित ऐसा व्यक्ति हो जो आ सकता हो, जो एलिजिबल हो, तो वो आप मेरे को सजेस्ट करें। इसमें मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 9821016988। मेरा ईमेल आईडी है us.enlightened@gmail.com, या सरल के लिए AP भारिल, अध्यात्म प्रकाश भारिल का शॉर्ट AP भारिल@gmail.com। इस पर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपके काम का इंटरेस्ट है, किस रूप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या आपका कोई सजेशन है कि ये लोगों को आप लो, या ये चीज़ें और आप इसमें ऐड कर सकते हो,
तो सभी तरह के सजेशन आपके स्वागत मतलब वेलकम है। आप उनको भेजिए, आप इसके साथ जुड़िए, आप सपोर्ट कीजिए और आप इस काम में करिए। अब किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं उनके जवाब। आत्मा प्रकाश जी, एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो डिटेल्स बोले, आपका जीमेल, फोन वगैरह, वो, और आपको क्या क्या चाहिए, थोड़ा छोटा सा लेटर आप रंजना बेन को भेज देंगे तो हमारे ओके। जो व्हाट्सएप ग्रुप है मोना के, वहाँ भी हम डाल देंगे। तो क्योंकि तो फिर सबके पास होएगा, और सबके जरूर। सभा में जो है अपने अपने कॉन्टैक्ट्स है, अपने चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो जिसको जो अध्यात्म जी ने बोला जहाँ जहाँ सहाय कर सकते हैं, तो सब प्लीज ये नोट भी कर लेना। और किसी को कुछ भी, और मेरी ओर से मुझे तो आपने जो द वे प्रैक्टिकल एजुकेशन का जो वाया स्टोरीज वगैरह एप्लीकेशन और समझ का, क्योंकि गुरुदेव भी हमेशा बोलते थे कि आ समझनो मार्ग छे। तो आपकी बात एकदम सही है कि समझ के बिना हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। तो जब भी आपको कभी ऐसा है कि सभा के कुछ प्रेजेंट करना है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम हमारी सभा में। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट कर और अपने कमेंट्स तो कुछ भी। अध्यात्म जी, जी जय जिनेंद्र, जय मैं जी। शांति। हाँ, हाँ, मुझे एक दो ये पॉइंट ये कहने थे कि पहला तो ये है कि ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, गजब का है और सबको लाभदायक होगा और आई विश द बेस्ट फॉर इट्स फ्यूचर। एक जो ये जहाँ पे जो अपने जैन परिवार के जो पीएचडी प्रोफेसर्स इन बिजनेस स्कूल्स हैं, फाइनेंस वाले हों, मार्केटिंग वाले हों, इस तरह के बहुत हैं जो यूएस में बड़े फेमस हैं। आपने सुना ही होगा शायद, दीपक जैन वगैरह कईयों के नाम सुने होंगे। बराबर। हाँ हाँ, तो उन लोगों को आपने कांटेक्ट किया होगा या करें। पर मैं ये कह रहा था कि उनको एक बार ये आइडिया बिक जाए, जम जाए, तो वो बहुत गजब के लाभदायक हैं। पर सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि दुनिया में सब लोग जो दुनियादारी में लगे हुए हैं, उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आई कैन चेंज थिंग्स, कर्ता भाव। और यहाँ पे एकदम उल्टा है। तो उसको कन्विंस करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट शुरू में करना पड़ेगा, सो दैट दे आर ऑन योर साइड टू हेल्प। तो ये थोड़ा विचारणीय बिंदु है, मेरे दिमाग में आया। बट बाकी तो बहुत अच्छा है, हम लोग सब साथ हैं। एक और मुझे भी कुछ थोड़ा सा ऐड करना है जी। कि वो मतलब कर्ता भाव तो हाँ बहुत इजी नहीं है निकालना सबका, पर आप जो बता रहे हैं ना, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 1 घंटा आधा घंटा किसी का सुने। वी हैव टू मेक एन इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट, स्वीट एंड शॉर्ट, which explains what you're trying to accomplish, and if possible with a small story in it, so they get an idea what we are thinking. तो फिर वो डॉक्यूमेंट हम हर इंडिविजुअल आई गेस जो जिसको जानता है कोई फील्ड में, तो वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि उनको बात जमनी चाहिए और they should come ahead and say कि हाँ हमें कुछ करना है। कि जैसे पहले तो एक जो पीडीएफ अगर आपकी तैयार हो गई है, जो बुक या स्टोरी जो भी आप क्रमबद्ध पे कर रहे हैं, वो तो अगर आप हमारे ही बीच में सर्कुलेट करें तो हम मतलब एटलीस्ट पढ़ के समझ जाएंगे कि हम उसको ट्रांसलेट करने में सक्षम हैं कि नहीं। वो बहुत लंबी है, अभी वो लंबा काम है। ये जो आप बोल रहे हो वो तो 2-4 पेज का होना चाहिए, मतलब मैटर। वो तो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, इफ हाँ, पॉसिबल विद इन अ पेज एंड अ हाफ। या हम किसी को 300 पेज पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते। हाँ, तो वो मतलब यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक पहले इनिशियली 7-8 लोगों की टीम बन जाए पहले,
फिर वो डिसाइड करे, मतलब मैं तो उनको सब बताऊं ये सारी बातें, क्योंकि अभी तो बहुत ऊपर चल रही, मतलब बहुत सुपरफिशियल चीजें बताई मैंने आपको। जो इंटरनल वर्किंग है सारी की सारी बहुत ज्यादा है, बहुत डेप्थ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन सबको मीट आउट करना है, उन सबका सॉल्यूशन देखना है, सब करने हैं, और उसके सॉल्यूशन है भी अपने पास। बट वो सबको वही ग्रुप बना के काम करते हैं ना जब, तो फिर ओपन माइंडेडली सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, और बहुत सारी फेलियर के चांसेस वहां पे खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति अकेला जब कोई काम करेगा तो वो हमेशा इतना एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये एक्सपर्ट लोग सारे एक बार मिल लें, और भले ही वो थोड़े से कम या ज्यादा हों, उसे बाद में चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन एक बार एक एक फील्ड का एक्सपर्ट हो, जो जिसको नॉलेजेबल व्यक्ति हो, वो इन चीजों को देख ले, उससे संबंधित चीजों को, और उसके सजेशन लेके फिर हम एक बार अच्छा अच्छा बना लें, और फिर उसको फिर इन्वेस्ट करें। अपन पैसा भी कोई सवाल नहीं है, पैसा आने का तो नहीं, बहुत बड़ा पर वो है। क्या है, एक्सपर्ट हैज टू बाय इनटू दिस। उसको एकदम कंप्लीटली कन्विंस्ड होना चाहिए कि भाई ये है। वो कन्विंस करने के लिए एक इनिशियल लेटर बहुत जरूरी है। हाँ, सही बात है। लेकिन वो वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत या कृमत पर्याय या निमित्त उपादान, ये इनको हम कोई 2-4 पेज में समझा भी नहीं पाएंगे, मतलब पूरी तरह से। मतलब थोड़े मुद्दे रख सकते हैं सामने। वो तो एक बार इसे तो जैन धर्म के नाम से ही उनको तैयार करना पड़ा। जैसे दीपक जैन का नाम दिया अभी शांति भाई ने, तो दीपक जैन मेरे दिमाग में है, मैं भी उनको जानता हूँ। अब वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुमुक्षु नहीं है, मतलब कभी बहुत ज्यादा गहराई से उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन ही है वे, मतलब फेथ कि नहीं, जैन धर्म का काम है वो करना है, ऐसा वो कर सकते हैं। तो हमको उनको इसी से करके लेना पड़ेगा कि भाई जैन धर्म का प्रचार हम पूरे देश भर में करना चाहते हैं, आप इससे जुड़े। बाकी बारीक चीज़ों में उनका काम नहीं है, फिर वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बता सकते हैं कि ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इस तरह से इसको पढ़ाओ, इसको इस तरह से चेंज करो, इसको ये स्कीमें लेके आओ, फ्लिप्ड क्लासरूम के साथ साथ इसको भी जोड़ो, ये करो। मतलब बहुत सारे सजेशन वो दे सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा बाइड एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों को ही जोड़ना है हमको। नॉट ओनली दैट, वो तो मेरे दिमाग में भी नहीं इंटरनेशनल है। अध्यात्म जी, वो दीपक जैन जैसे कुछ लोग हैं जो कि वर्ल्ड के मेजर कॉरपोरेशन से एफिलिएटेड हैं। यस यस यस, और उनके स्टूडेंट्स सब बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं। तो आपका वो रीच बढ़ जाएगा। एक आधे ऐसे आदमी को पकड़ के अगर इफ ही बाइज इनटू इट, देन इट विल बी ट्रेमेंडस। इसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ, हम बात कर सकते हैं, पर मैं आ जाऊंगा, जरूरत होगी तो, मेरे भी कोई सवाल नहीं है। वो शायद अभी चाइना में है। हाँ, वो नहीं, अभी वो अमेरिका में ही है लॉकडाउन के कारण। मेरी उनसे बात हुई थी 2-3 महीने पहले। तो यदि उनसे बात हो सकती हो और अपन करें, तो यदि एक भी इस लेवल का कोई व्यक्ति जुड़ जाता तो हमारा काम एकदम बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरा, आपने वो ऑथरशिप के लिए जो कहा था, वी नो, अपने जैन फैमिली का बेटा है और वो अमेरिका में ही बड़ा हुआ, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का पढ़ाता है, टेक्सास में प्रोफेसर है, बहुत नॉलेजेबल है। पर अब वही है कि इनिशियल ये कन्विंसिंग के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए जो हमें दें और बात करें। हम पर्सनली बात कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड का ही बच्चा है। मैं आपको उसका भेज दूंगा एक आध चैप्टर। हाँ, तो अभी पूरी तो मतलब हिंदी, वो हिंदी भी जानता है। जा रहा हूँ, लेकिन वो पूरी फाइनल नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक चैप्टर भेज दूंगा, थोड़ा नहीं, रॉ मेरा होगा। पॉइंट था टू बाय इनटू दिस। उसके लिए कुछ, जैसे प्रभा ने बोला ना, कुछ ब्रोश्योर हो, 1-2 पेज का मैटर हो, जाकि इनिशियली आदमी को कुछ आइडिया आए कि क्या चल रहा है। बराबर। उसके लिए तो हाँ, जो भी आपके पास, आप जो भी भेजना चाहें भेज देना, वी विल कांटेक्ट। हाँ जी, आप मेरे को मेल आईडी भेज दीजिएगा आपकी। हाँ, ना, ठीक है। और कोई प्रश्न है साहब, किसी और का? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। टाइम शॉर्ट था, लेकिन शॉर्ट टाइम में आपने मैसेजेस अच्छे कन्वे कर दिए, और जरूर पड़ेगी तो हम दोबारा भी मिल सकते हैं ज्यादा बात करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा रहा, सो धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक ही मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो बाल बोध वगैरह का जो ऑल्टरेशन वैसे दूसरी पद्धति से किया है,
तो जब हम ये विद्यालयों में जो शास्त्री बनते हैं वगैरह, उन लोग से व्हाई डोंट यू स्टार्ट अप्लाइंग अभी से ही? तो क्योंकि वो चल रहा है, वो प्रोसेस चालू है, अच्छा, अच्छा, हाँ, वो प्रोसेस चालू है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि मतलब हेलो, वो पूरी योजना बताई नहीं ना मैंने, मतलब महाविद्यालय के लेवल पे है ये, फिर यहाँ पर है, फिर हम कुछ सेंटर्स खोलने हैं, 100 जैन सेंटर्स खोलने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वेरी वाइड प्रोजेक्ट। लेकिन कोई मतलब अच्छी टीम ही चाहिए उसके लिए, मतलब उसके बगैर मजा नहीं है काम करने का, टीम अच्छी होनी चाहिए, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं और जो एक से विचारों के हों, जो मतलब नई चीजों को वेलकम करते हों, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत आती है लोगों से कि भाई ये कैसे होगा, ये तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो कैसे चलेगा, कई सारी बातें आती हैं। तो मतलब ओपन माइंडेड लोग आए, इसीलिए मैं वो कारपोरेट लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफी ओपन माइंडेड होते हैं। और मेरा कोई ऐसा आग्रह भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, मेरा केवल जो गुरुदेव वाला जो तत्व ज्ञान है उसके लिए आग्रह है कि उसको नहीं चेंज कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते, उससे माइग्रेट नहीं हो सकते कहीं भी। बराबर, हाँ, वस्तु लेकिन स्वरूप बाकी तो सब जो चीजों को है हम वो चेंज कर है, सकते हैं। वस्तु स्वरूप तो जो है हाँ, वो है, वो है। तो उसको तो हम इसलिए मरोड़ ही नहीं सकते ना। इसलिए उसके बारे में हम बहुत फिक्स हैं कि वैसा के वैसा ही चलेगा। बाकी सब चीजों को हम चेंज करने को तैयार हैं। जो जो भी प्रोजेक्ट है, मान लो मैंने सोचा है कुछ भी और मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला कोई दूसरा बोलता है कि नहीं इससे एकदम अपोजिट करो, और वो सही है तो वो करेंगे ना, हमें कोई इसके मतलब कोई इसका ईगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है उसका। अध्यात्म जी, एक और ये है कि आप कम से कम 1-2 छोटे प्रोजेक्ट ऐसे सोचिए, इवन तो आपका प्लान तो बहुत बड़ा है, पर समथिंग दैट इज अकॉम्प्लिशेबल, क्योंकि क्या होता है, डेमो गोज अ लॉन्ग वे। यस। अभी जैसे मैंने एक शुरू किया है अपने जयपुर के ही कोई शास्त्री के साथ में, आज हमारा पहला क्लास था उसका, हमने बच्चों के लिए आधा घंटा स्टोरी टाइम का शुरू किया है। वो सैटरडे सुबह इंडिया की, सैटरडे शाम को, तो इंडिया के बच्चे तो 9 बजे सुन के सो सकते हैं और हमारे बच्चों की भी सुबह रहती है, तो हम इंग्लिश और हिंदी में वो बस बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, तीर्थंकरों की, सतियों की, विद अ मॉरल स्टोरी। तो ये तो बच्चों के लिए ही नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। तो आज हमारा पहला क्लास था तो कुछ लोग जुड़े, तो उससे ये है कि जो एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल वाले लोग हैं, कहानियों में तो सभी को इंटरेस्ट होता है, तो हम छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे और फिर उसके एंड में एक मॉरल होगा, जो कि फिर वो बच्चे जाकर के कह सकते हैं हाँ हमें ये नहीं करना है, हमें वो करना है, जो भी। वो एक जस्ट मैं जैसे सैंपल बता रही हूँ कि इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, और हमने एकदम से शुरू कर दिया, हालांकि पहले 1-2 क्लास में कम ही बच्चे, आज 12-13 थे, पर ठीक है। तो ये जस्ट एक मैं सैंपल बता रही हूँ कि इट कैन वर्क, अगर आप कोई छोटा सा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं ये हेलो, ले आए। हाँ ऐसा है कि ये पिछले 4-5 सालों से जो गर्मियों का हमारा शिविर लगता है उसमें हमने प्रैक्टिकली सब किया। इस बार पहली बार उनके ट्रेनिंग शिविर लगाया और पूरी तरह से लॉन्च किया है। वो जो 3-4 साल से कर ही रहे हैं मतलब इसको, और सब जगह डेमो दे रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं, सब लोगों को पढ़ाने की स्टाइल बता रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम हमने किया है जो विद्वानों के बीच का, जो मैंने दिसंबर वाला बताया ना आपको, ये उसका बहुत मतलब प्रैक्टिकली बहुत सक्सेसफुल रूप था उसका, और वो हुआ मतलब सक्सेस। इसके पहले 10 साल से मैं बॉम्बे में ये चला रहा हूँ स्कीम, जैन अध्यात्म स्टडी प्रोग्राम एट योर डोर स्टेप। उसमें 4 विद्वान हैं मेरे पास और वो सब घर घर जाके पढ़ाते हैं। तो उसको भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट किए थे और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और मतलब मुकुंद भाई खारा जो उस टाइम पर थे देवलाली में, उनके फाइनेंस उन्होंने किया था सारा प्रोजेक्ट का, क्योंकि पैसे ऐसे के लिए मैं नहीं करता कहीं भी काम। तो उनका उनके बर्डिंग थे उसके बाद में 1-1.5 साल के बाद के, अध्यात्म तो कोई भी काम कर उसके पीछे, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना सफल हुआ था, उनके बेटे, उनके बच्चे और उनके फैमिली मेंबर्स ने बहुत फायदा लिया। और हर घर घर में हम भेजते थे विद्वान कि 1 जना हो या 100 जने हों, 8 साल का हो या 80 साल का हो, सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम चाहिए, कोई टाइम कोई भी हो, एनी टाइम, एनी एज, एनी ग्रुप, 1 जना हो या 1000 लोग हो, कुछ भी बंधन नहीं।
आपको पढ़ाने के लिए विद्वान आपके घर पर आपकी जगह पर आएगा, आपको पढ़ाएगा, और उसका बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत लोगों को पसंद आया और बहुत लोगों ने लाभ लिया उसका। और उन विद्वानों को भी मैंने ये वादा किया था पहले दिन ही, कि अभी मैं शुरू कर रहा था, जब उस जमाने में 12-13 साल पहले 5,000 रुपये विद्वान को देते थे लोग, और मैंने 12,000 रुपये देकर तो शुरू किया था उनको कहा था 2-3 साल में ही 40-50 हजार रुपये तक पहुंचा दूंगा आपको, और 2-3 साल में उनको पहुंचा दिया। पूरी मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाई पूरी। मैं व्यापारी आदमी हूँ, तो पहले सस्ता शुरू किया, धीरे धीरे लोगों की आदत लगती गई तो बढ़ाते गए रेट, और वो पूरा प्रोजेक्ट जो लॉस में चलता था वो प्रॉफिट में, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम ले आए। तो वो धीरे धीरे करके सब चीज़ों को ऐसे वो डेवलप किया था पूरा, और उसी कॉन्सेप्ट को मैंने ये मतलब समझो वर्ल्ड लेवल पे फैलाने का सोचा है। ये सक्सेसफुल टेस्टेड है सारी चीज़ें, और ये सब काम मैं लगातार कर ही रहा हूँ बहुत छोटे लेवल पे, अपने अपने ग्रुपों में, हमारे जो विद्वान लोग हैं उनके बीच में। तो वो होने ही वाला है, मतलब उसमें मेरे को आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सवाल ये है कि हम कितने बड़े लेवल पर से उठा करके कितने बड़े लेवल से लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि यदि छोटे लेवल पे मैंने लॉन्च कर दिया और उसी में उलझ गया तो 50 साल जब तक ये कुछ शेप ले पाएगा, तब तक 10-20 50 लोगों को फायदा पहुंचा पाएंगे हम। तो मैं चाहता हूँ कि 10-20 हजार लोगों को मैं जोड़ूं इससे। बहुत अच्छा, आपके आइडियाज बहुत ही अच्छे हैं, और आपको ऑल द बेस्ट। हम तो चाहते हैं कि जन जन तक जैन धर्म पहुंचे और सभी सुखी हो। वही तो जैन धर्म का कारण है, वो मूल है उसका, सुखी होने का मार्ग है। और आपको बहुत ही धन्यवाद, आप हमारी सभा में आए, सारे आपके प्रोजेक्ट के, आपके जो है प्लानिंग वगैरह प्रेजेंट की। तो अभी हम यहाँ चिनवाणी लेकर हम हमारा प्रोग्राम समाप्त करते हैं। एक सेकंड, आपका ap.baril@gmail बोला ना? हाँ, apbaril@gmail.com। बराबर, थैंक यू। अहोपकार चिनवरनो कुंदनो ध्वनि देव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो।